आज का हमारा विषय है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभ्यताओं के विषय में बात करेंगे जो हमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। ये सभ्यताएं जो हमें उत्खनन में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं, उनमें हम देखते हैं कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, फिर बागौर, रंगमहल, गिलुंड, नोह, रेड, ये कुछ क्षेत्र हैं। ऐसे अन्य और भी क्षेत्र हैं, पर ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से हमें पुरातात्विक महत्व की सामग्री प्राप्त हुई है और यहाँ पर उत्खनन कार्य पुरातात्विक विभाग द्वारा किया गया। अब राजस्थान में ये जो उत्खनन कार्य किया गया, इसको करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमें जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए थे, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए थे, वो हमें आज़ादी से पूर्व प्राप्त हुए थे। और आज़ादी के बाद ये दोनों ही सभ्यता पाकिस्तान में चली गई, तो भारत में एक प्रकार का की शून्यता उत्पन्न हो गई और इस शून्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय पुरातात्विक विभाग ने पुनः उत्खनन करने का विचार किया और इसी श्रृंखला में उन्होंने राजस्थान में भी उत्खनन कार्य किए और हमें राजस्थान से बहुत सी महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें सबसे पहली महत्वपूर्ण सभ्यता जो थी वो कालीबंगा की थी। कालीबंगा की सभ्यता हमें गंगानगर जिले के घग्गर नदी की घाटी में प्राप्त हुई है। ये घग्गर नदी अब बरसाती नाले के रूप में ही बहती है, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो सभ्यता थी कालीबंगा की, ये सरस्वती नदी के किनारे थी, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, बल्कि ये कहें कि दो कालों में विभाजित किया गया है। पहला तो है प्राक हड़प्पा कालीन युग और दूसरा है हड़प्पा कालीन युग। अब इन दोनों युगों में अंतर क्या है? देखिए, प्राक हड़प्पा कालीन युग जो है ये हड़प्पा काल से भी पूर्व का है। हड़प्पा काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल, या ये कहें कि हड़प्पा की जो सभ्यता हमें मिली है उसका समकाल। तो हड़प्पा की सभ्यता से भी पूर्व का काल है प्राक हड़प्पा कालीन काल। और हड़प्पा कालीन काल, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये हड़प्पा काल का समकाल है, यानी उसी युग का है। तो कालीबंगा की सभ्यता की जो खुदाई हुई है वो 7 स्तरों पर करी गई है। 7 स्तर का तात्पर्य है 7 लेवल्स, यानी 7 स्तर पर खुदाई की गई है। जो टीला हमें वहां से प्राप्त हुआ है, यानी एक ऊंचाई पर खुदाई की गई है, और जो टीला हमें प्राप्त हुआ है उसे उसको खोदने में एक तरीके के जो स्तर हैं वो 7 स्तर पाए गए हैं और प्रत्येक स्तर पर हमें कोई ना कोई सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इन्हीं स्तरों में, इन्हीं 7 स्तरों में कुछ अवशेष हमें प्राक युग के मिले हैं, यानी हड़प्पा युग से भी पूर्व की सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं। तो हाँ, यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कालीबंगा की सभ्यता की यदि हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें हमें प्राचीनतम काल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, तो प्राचीनतम काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम प्राक युगीन सभ्यता को डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि इस युग की जो खुदाई की गई है वो 2 टीलों में की गई है। पहला टीला जो कि छोटा है और पश्चिम में है, और दूसरा टीला पूर्व में है जो थोड़ा बड़ा है।
ये जो सभ्यता है, हमें जो खुदाई के मैंने अभी आपको बताया कि 7 स्तर थे, 7 स्तरों पर खुदाई की गई, तो ये छोटे टीले के नीचे के स्तरों पर पाई गई। यानी इस तरीके से खुदाई इस तरीके से की गई है, 4 3 4 5 6 और 7। ये ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये एक टीला है इस तरीके से, और इस टीले पर ये अलग अलग स्तरों पर यानी सीढ़ी नुमा खुदाई समय समय पर की गई इस तरीके से। तो स्तर का तात्पर्य यह है कि ये स्तर यानी लेयर्स, परतें इन्हें हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों स्तर के ऊपर खुदाई की गई है। खुदाई सीढ़ी नुमा तरीके से की गई है ताकि जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो नष्ट ना हो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो निचले दो जो स्तर हैं, ये वाला स्तर और ये वाला स्तर, ये जो निचले 2 स्तर हैं, इन दोनों स्तरों के ऊपर प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो क्या समझ आ रहा है हमें स्पष्ट सी बात ये समझ आ रही है कि जैसे जैसे सभ्यताएं यानी जो काल पुराना है वो नीचे दबेगा, और जो काल आधुनिक है, आधुनिकतम है, वो सबसे ऊपर आएगा। ये बात हमें इन स्तरों को देख के स्पष्ट हो रही है। तो जो नीचे के स्तर पर अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें, वो प्राचीनतम अवशेष हैं काल की दृष्टि से। काल की गणना अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इससे पूर्व का यानी ये जो ऊपर के 4 स्तर हैं, ये हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के मिले हैं। ये निचला जो स्तर है वो हड़प्पा काल से भी पूर्व का स्तर है। यहाँ हमें क्या क्या मिला है? यहाँ हमें एक बस्ती के अवशेष मिले हैं। बस्ती जो कि एक परकोटे के अंदर थी, और ये परकोटा ऐसा माना जा रहा है इसके अवशेषों को देखकर कि ये 2 बार बनाया गया था। ये 190 मीटर चौड़ा था और बाद में इसे पुनः और बढ़ाया गया इसका आकार। फिर हमें कुछ गृह निर्माण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो गृह निर्माण के अवशेष हमें मिले हैं, ये अवशेष जो है वो इसमें घर जो है वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। कहीं हमें पक्की ईंटों का प्रयोग देखने में मिला है। फर्श में भी कच्ची ईंटें हैं जिनके ऊपर मिट्टी का लेप किया गया है, और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए एक व्यवस्था की गई है जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि सफाई रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिसमें गड्ढे खोदने का, नाली के बाहर गड्ढे खोदने का प्रचलन था। फिर हमें जो अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें तंदूर नुमा चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को बताते हैं कि निश्चित तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम यहाँ पे रहा होगा, संयुक्त परिवार की प्रणाली रही होगी। मकान पंक्तिबद्ध नहीं है, यानी एक तरीके से ये कोई प्लान्ड बसावट नहीं रही होगी। फिर कृषि के कुछ अवशेष हमें मिले हैं, और कृषि के जो अवशेष मिले हैं उसमें हमें एक खेत के अवशेष मिले हैं, और ये जो खेत के अवशेष मिले हैं इसमें हमें 2 प्रकार से की हराइयाँ मिली हैं, आड़ी हराइयाँ और खड़ी हराइयाँ। जैसे इस तरीके से और फिर इस तरीके से। तो ये 2 प्रकार की जो हराइयाँ हमें मिली हैं, ये हमें ये स्पष्ट करती हैं कि इन्हें एक ही समय में 2 प्रकार की खेती करने की तकनीक का पता था, यानी यहाँ पर अलग फसल होती थी और यहाँ अलग फसल होती थी। तो टेक्निकली अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि की दृष्टि से ये तकनीकी रूप से बड़े उन्नत रहे होंगे। फिर हमें बहुत से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और इतनी संख्या में हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें इतिहासकारों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना पड़ा। ये श्रेणियां फैब्रिक के नाम से जानी गई, फैब्रिक ABCDEF, इस प्रकार 6 श्रेणियों में इन्हें विभक्त किया गया। ये विभक्त जो किए गए, ये इनकी बर्तनों के कलर के आधार पर, उनके ऊपर जो डिजाइन बनी है उन सब के आधार पर इनको
विभाजित किया गया। जैसे फैब्रिक ए के अंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन और फूल आदि जो बनाए गए थे, वो देखिए इस तरीके से जो अलग अलग डिजाइन, ये कुछ अवशेष हमें जो वहां से प्राप्त हुए, जिनमें अलग अलग कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी बन रही है और साथ में फूल पत्तियां भी बन रही हैं। तो इस डिजाइन के आधार पर, और ये जो रंग है, जैसे ये गुलाबी सा रंग दिख रहा है हमें, लाल गुलाबी सा, तो इन रंगों के आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। फैब्रिक बी में लाल रंग रहा, फैब्रिक सी के को चिकना, चूंकि उसकी पृष्ठभाग चिकना था, डी में यानी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अलग अलग श्रेणियां हैं, उन अलग अलग श्रेणियों के अंदर जो मृदभांड हमें मिले हैं, यानी मिट्टी के जो अवशेष, बर्तनों के अवशेष मिले हैं, उनके डिजाइन को, उनके कलर को, उनकी फिनिशिंग को, उन सबको ध्यान में रखकर इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने प्रकार के हमें मृदभांड मिले हैं कि उनको हमें इतने श्रेणियों में विभाजित किया जाना पड़ा। ये प्राक हड़प्पा युगीन कालीन जो सभ्यता थी, यानी जो हड़प्पा काल से भी पूर्व की सभ्यता थी, उसके अवशेष हमें इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ अन्य उपकरण भी हमें इस युग के प्राप्त हुए हैं, जिनके अंदर हम पत्थरों के छोटे फलक, तांबे के बने हुए कुछ अवशेष, घिया पत्थर, शंख वलय, मिट्टी के खिलौने, बैल की मूर्ति, हाथ में पहनने के कड़े, बहुत से औजार काटने के, यानी बहुत से अन्य उपकरण हमें मिले हैं जो कि इस अवशेष, इस सभ्यता की हमें इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार के अवशेष, जैसे ये कड़ा मिला है, ये एक औजार है, ये भी औजार है, ये पत्थर के औजार हैं, ये अलग अलग प्रकार से हमें इस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा काल जो था वो हड़प्पा कालीन था, यानी प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष हमें प्रथम और द्वितीय स्तर पर, जैसे प्रथम और द्वितीय यानी नीचे से जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, उन दो स्तरों पर मिले हैं। और यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि हमें इन अवशेषों पर बालू की परत जमी हुई दिखाई दी, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाढ़ या भूकंप से ये सभ्यता समाप्त हुई होगी। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार हड़प्पा कालीन कालीबंगा की जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता युग की तीसरी राजधानी रही होगी, यानी प्रथम राजधानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा, और फिर तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा को वो देखते हैं, जो कि सरस्वती नदी की घाटी में बसी हुई थी। जैसा अभी पूर्व में मैंने आपको बताया था कि सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो चुकी है, प्रायः लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में हमारे पास जानकारी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी मिलती है। यहाँ हड़प्पाकालीन सभ्यता के कालीबंगा की जो सभ्यता है, उस कालीबंगा की सभ्यता में हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान ही दो अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें निचले स्तर पर एक दुर्ग प्राप्त हुआ है, और निचले स्तर पर हमें एक नगर के बसावट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो निचले मैदान में हमें बस्ती मिली है, उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। असल में हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा युग में जैसी, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें जिस प्रकार के अवशेष मिले हैं, कुछ उससे मिलते जुलते अवशेष हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे वहां भी हमें एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, बस्ती के अवशेष मिले हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हमें दुर्ग और बस्ती दोनों के ही अवशेष मिले हैं। देखिए इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, ये बस्ती है और ये दुर्ग के अवशेष देखने को मिल रहे हैं। जो हमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं, उन दुर्ग के अवशेषों को देखकर ये जान पड़ता है कि ये दुर्ग जो था, इसके चारों तरफ प्राचीर बनाई गई थी। प्राचीर का मतलब हम समझ रहे हैं कि इस तरीके से बाउंड्री बनाई हुई थी, जो कि हालांकि बहुत सामान्य अवस्था में हमें नहीं मिली है, वो हमें टूटी हुई अवस्था में मिली है, लेकिन उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं
कि वो एक काल में प्राचीर सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। ये इसके अवशेषों को देखकर लगता है कि ये चतुर्भुजाकार प्राचीर रही होगी। ईंटों का जो साइज है वो 40 बाय 20 बाय 10 का है और दुर्ग के दक्षिण भाग में हमें कच्ची ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए भी मिले हैं। ये चबूतरे जो है इनके बीच में हमें, जैसा पीछे हमने देखा भी, यहाँ इनके बीच में हमें देखिए इस तरीके से हमें गलियारे देखने को मिल रहे हैं और इन गलियारों में इन चबूतरों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। एक चबूतरे पे हमें कूप यानी कुएं के और अग्निवेदिका के भी अवशेष मिले हैं। एक अन्य चबूतरा हमें मिला है जिसमें हमें 7 अग्निवेदियां बनी हुई मिली हैं, जिसके अंदर कुछ गौ जातीय पशु के और मृग जैसे पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को इंगित करता है कि ये दुर्ग में जो ये चबूतरे बने थे ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग में लाए जाते रहे होंगे और चूंकि यहाँ पर अग्निवेदियां हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ हवन हुआ करते होंगे जो धर्म की दृष्टि से किए जाते रहे होंगे। फिर हम देखते हैं कि हमें नदियों के आसपास से कुछ पकी हुई ईंटों के पिंड भी पड़े हुए मिले हैं अवशेषों में और चबूतरे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनको धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में के लिए काम में लिया जाता रहा होगा। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हमें देखने को मिल रहे हैं। एक दक्षिण की तरफ है जो द्वार नष्ट हो चुका है, लेकिन वहां पर अभी सीढ़ियों के अवशेष हैं और एक द्वार हमें उत्तर की ओर मिला है, जो ये बता रहा है कि एक द्वार शायद उत्तरी द्वार ही रहा होगा जो अभिजात्य वर्ग के लोगों के प्रवेश के लिए बनाया गया था। दक्षिणी द्वार जो था वो साधारण मनुष्यों के प्रवेश के लिए बनाया गया होगा। ऐसा हम अवशेषों को देखकर इतिहासकार अनुमान लगा रहे हैं। चूंकि 3 द्वार बने हुए थे तो एक द्वार, जो तीसरा द्वार है, वो भी अभिजात वर्ग के भवनों में जो प्रवेश था उसके लिए बनाया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। हड़प्पाकालीन सभ्यता की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये सभ्यता एक बहुत ही सुनियोजित नगर योजना थी। इसे पीली बंगा भी कहा गया है क्योंकि यहाँ की मिट्टी पीली है। तो यहाँ की ये जो सुनियोजित योजना है ये बसावट की दृष्टि से एक शतरंज के पट्ट के समान थी। शतरंज का पट आप सभी लोगों ने देखा है। तो शतरंज का पट किस प्रकार का होता है? शतरंज का पट एक जैसे इस तरीके से, जिसमें चौकोर खंड बने होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि चौकोर खंड बने हैं और परकोटा बना हुआ है नगर के चारों तरफ, जिसकी लंबाई हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते। कालीबंगा के उत्खनन में हमें 8 मार्गों के अवशेष मिले हैं। ये 5 मार्ग तो उत्तर की तरफ जा रहे हैं और 3 मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर बने हुए हैं। यानी इस नगर में जो सड़कें हैं यानी मार्ग हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं और सभी मार्गों पर वाहन की सुविधा की दृष्टि से रक्षा स्तंभ लगा रखे हैं। सड़कें जो हैं वो मिट्टी के पिंडों द्वारा पक्की की गई हैं और साथ ही साथ इन अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि कालीबंगा में मार्गों की रखरखाव की उचित व्यवस्था की गई थी। तो ये व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम जैसी कोई ना कोई संस्था, केंद्रीय संस्था रही होगी जो इस व्यवस्था को देखती होगी। गृह निर्माण की हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं कच्ची ईंटें भी मिली है, लेकिन ज्यादातर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है।
मिट्टी की जो खपरेल हैं उनसे फर्श का निर्माण किया गया है। मकान की छतें ज्यादातर कच्ची थी, जिन पर लकड़ी की बल्लियां डालकर और खपरेल और केवलू की परत डाली गई है। मकानों के बीचों बीच आंगन थे और आंगन के चारों तरफ छोटे या बड़े कमरे बनाए गए हैं। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। हमें चूल्हे के अवशेष मिले हैं। धुआं निकलने के लिए कुछ विशेष छिद्र बनाए गए हैं चिमनी के रूप में। और कुछ कुछ मकानों में हमें कुएं मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में हमें ज्यादातर मकानों में कुएं मिले हैं, यहाँ हमें बहुत ही कम मकानों के अंदर कुएं मिले हैं। हर मकान के अंदर कूप देखने को नहीं मिला है। एक बड़े मकान के अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जो इस बात को बता रहा है कि ये कोई केंद्रीय भवन रहा होगा। यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है, गंदे पानी के निकास की जो व्यवस्था है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि बाहर इस तरीके से यदि देखिए नाला अगर बाहर आ रहा है तो नीचे यहाँ पर नाले के इधर में जमीन में खड्डा खोदने के बाद एक मटके की शेप को इस नाले के साथ लगा दिया गया था, जो नीचे से खुला था। यहाँ मिट्टी के अंदर खड्डा है और पानी जब बाहर आ रहा है, पानी जब इसमें से आ रहा है तो सीधा वो इस मटके के अंदर गिर के इस मिट्टी के ये जो सोख पिट है यानी शोष गर्त जो है उसके अंदर पानी सोख रहा है और ये छींटे इसके इस तरीके से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से सफाई व्यवस्था की ओर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक फीचर है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। कालीबंगा से हमें बहुत से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जो खाना पकाने, अनाज संग्रह करने, धार्मिक अनुष्ठान आदि के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। इनमें भी अलग अलग डिजाइन्स बनी हुई हैं, कलर का प्रयोग किया गया है। उनके उनके काल की जो आकृतियां हैं, यानी जो 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 जानवर, बतख, चिड़िया आकृतियां जो हैं उनसे इनको सजाया गया है। और हमें बहुत से औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ हमें बहुत कई मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जो जिन पर कुछ अभिलेख लिखे गए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं लेकिन अभी तक इन अभिलेखों को पढ़ा नहीं जा सका है। हमें बहुत सी मिट्टी की मूर्तियां मिली है, बच्चों के खिलौने भी मिले हैं जो उस काल की इतिहास की जानकारी हमें दे रहे हैं। पशु संपदा के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। किसी किसी जगह हमें अस्थियां मिली हैं और बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि जो हमें मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां, या जो हमें मृदभांड मिले हैं, उनमें जिस तरीके का अलंकरण किया गया है वो इन सब में जो अलंकरण किया गया है वो इन सब की जानकारी हमें दे रहा है। हम देखते हैं कि कालीबंगा की सभ्यता में अंतिम संस्कार जो किया जा रहा था वो 3 प्रकार से किया जाता रहा। आयताकार गर्त में शव को सीधा लिटाकर, वर्ताकार गर्त में शव को लिटाना, और आयताकार या अंडाकार खेत में मिट्टी के बर्तन रखना। तो ये जो तीसरा अवशेष यानी जो हमें मिले हैं, जो तीसरे शवधान हमें मिले हैं, इनके अंदर हमें शव प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी प्रथम 2 के अंदर हमें शवों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। क्योंकि बर्तन रखे गए हैं तो ये इस बात को इंगित करता है कि ये अगले जन्म के बारे में, पुनर्जन्म की बात को स्वीकारते हैं। इसका अंत किस प्रकार से हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत सा मतभेद है, लेकिन ये सुनिश्चित है कि किसी न किसी प्रकार की कोई भौगोलिक परिवर्तन की स्थिति रही होगी जिसकी वजह से ये सभ्यता जो थी वो समाप्त हुई। या तो बाढ़ रही होगी या फिर कोई अन्य भौगोलिक घटनाक्रम रहा होगा जिसने इस सभ्यता का अंत किया। अवशेषों के आधार पर हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर बार बार सभ्यताएं बसी। उसका कारण यही था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो कि सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसीलिए यहाँ पर हमें 7 स्तरों की खुदाई के अंदर अवशेष प्राप्त हुए हैं।
काल की यदि हम बात करें तो हम कार्बन डेटिंग के आधार पर हम देख सकते हैं कि ये 400 से 500 वर्ष पुराना माना गया है। कालीबंगा की सभ्यता एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है जो कि राजस्थान में हमें प्राप्त हुई, और ये सभ्यता इस सभ्यता ने हमारे इतिहास में एक बहुत से नए आयाम जोड़े।